आप सुन रहे हैं जर्मनी ए नेशन इट्स टाइम बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर नेशनलिज्म 1500 टू 2000 प्रेम। लेखक हेलमट वॉल्सर स्मिथ। 16वीं सदी के आरंभ में जिस भूभाग को हम आज जर्मनी कहते हैं, वहां कोई जर्मन राष्ट्र नहीं था। न कोई एकीकृत राज्य, न एक समान नागरिकता, न कोई साझा झंडा, बल्कि था पवित्र रोमन साम्राज्य का एक बिखराव, जहां सैकड़ों रियासतें, डचियां, बिशपिकियां और स्वतंत्र शहर आपस में उलझे हुए थे। लोग अपनी पहचान अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने राजकुमार या धार्मिक संप्रदाय से रखते थे। जर्मन होने का भाव बहुत धुंधला था। और फिर आया 16वीं सदी का महान धार्मिक विद्रोह, मार्टिन लूथर और उसका सुधार। लूथर ने बाइबल का जर्मन में अनुवाद किया और उसकी भाषा ने एक लिखित मानक तैयार किया, जो धीरे धीरे कई रियासतों में फैल गया। मगर राष्ट्रवाद तो दूर, लूथर का आंदोलन भी साम्राज्य को और अधिक तोड़कर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट खेमों में बांट गया। 30 साल का युद्ध 1618 टू 1648 आया, एक भीषण थकाऊ लड़ाई जिसमें धर्म, शक्ति और क्षेत्र सब एक हो गए। जर्मन भूमि तबाह हो गई, आबादी का 1/3 मारा गया या भूख से मरा। और इस युद्ध के अंत में हस्ताक्षरित वेस्टफेलिया की संधि ने एक बार फिर पुष्टि कर दी कि यहाँ कोई केंद्रीय राष्ट्र राज्य नहीं बनेगा, बल्कि 300 से अधिक छोटी छोटी इकाइयां, लगभग स्वतंत्र। 18वीं सदी में प्रशिया का उदय हुआ, एक कठोर सैन्य शासित राज्य, जिसके शासक फ्रेडरिक द ग्रेट ने व्यवस्था, अनुशासन और क्षेत्रीय विस्तार को अपना धर्म बनाया। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग साम्राज्य था, जो बहुभाषी और विशाल था। इन दो शक्तियों के बीच जर्मन राष्ट्रवाद का बीज कहीं अंकुरित नहीं हो पा रहा था। फिर आई फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के युद्ध। नेपोलियन ने पवित्र रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया। उसके बाद राइन के किनारे के कई राज्यों को एक संघ में बांधा और प्रशिया को करारी शिकस्त दी। और यही हार जर्मन चेतना के लिए एक अजीब जागरण बन गई। जोहान गॉटलिब फिच्टे ने बर्लिन में अपने प्रसिद्ध जर्मन राष्ट्र को संबोधन दिए। उन्होंने कहा, जर्मन भाषा, जर्मन संस्कृति, जर्मन आत्मा एक अद्वितीय इकाई है। यहां से राष्ट्रवाद की बुनियाद पड़ी, लेकिन ये अभी सिर्फ बुद्धिजीवियों और कवियों की दुनिया तक सीमित थी। गोएथे, शिलर, ब्रदर्स, ग्रिम, ये सब एक जर्मन आत्मा को गढ़ रहे थे, पर राजनीति में अभी भी खंडितता थी। 19वीं सदी का पहला भाग यूरोप में राष्ट्रवाद का उबाल लेकर आया। 1848 में क्रांतियों की लहर फूटी। फ्रैंकफर्ट संसद ने एक एकीकृत जर्मन राष्ट्र राज्य का सपना देखा। उन्होंने संविधान बनाया, प्रशिया के राजा को ताज की पेशकश की, लेकिन राजा ने ठुकरा दिया। उसने कहा कि वह क्रांतिकारियों के हाथों ताज नहीं लेगा, और वह सपना बिखर गया। लेकिन राष्ट्रवाद मरा नहीं, उसने सिर्फ अपनी दिशा बदल ली। अब उसने बिस्मार्क की लोहे और खून की राजनीति का रूप लिया। ओटो फॉन बिस्मार्क, प्रशिया का प्रधानमंत्री, एक कुशल चालाक राजनीतिज्ञ। उसने 3 युद्ध लड़े, डेनमार्क के खिलाफ, ऑस्ट्रिया के खिलाफ और फिर फ्रांस के खिलाफ। 1871 में फ्रांस को हराने के बाद विजय के उन्माद में वर्साय के महल के दर्पण हॉल में जर्मन साम्राज्य की घोषणा हुई। प्रशिया के राजा विल्हेम प्रथम अब कैसर बने। जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत, सशस्त्र, गौरवान्वित आखिरकार पैदा हुआ था। मगर यह जन्म किस कीमत पर हुआ? उदार लोकतंत्र के बजाय यह एक सैन्य नौकरशाही साम्राज्य था। राष्ट्रवाद अब रोमांटिक कविताओं का नहीं, बल्कि स्टील हेलमेट और युद्धपोतों का विषय बन गया। स्मिथ इस बात पर जोर देते हैं कि राष्ट्रवाद का युग, जब राष्ट्र ही सबसे बड़ी राजनीतिक वास्तविकता था, वास्तव में बहुत लंबा नहीं था। यह लगभग 1871 से 1945 के बीच फैला है। उससे पहले एक पूर्व राष्ट्रवादी दुनिया थी और उसके बाद एक उत्तर राष्ट्रवादी दुनिया। और इस छोटे से युग ने मानव इतिहास को सबसे भयानक रूप दिया। जर्मन साम्राज्य की स्थापना के बाद अंदर ही अंदर बहुत कुछ उबल रहा था। समाजवादी आंदोलन बढ़ रहा था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में तनाव था,
और सबसे गहरा घाव यहूदियों के प्रति बढ़ती शत्रुता का था। राष्ट्रवाद ने एक हम बनाया, पर दूसरे को बाहर करने की एक क्रूर प्रक्रिया भी शुरू की। पोल्स, डेन्स, फ्रेंच और विशेष रूप से यहूदी, इन्हें राष्ट्र के पूर्ण सदस्य नहीं माना गया। वैसे पहले विश्व युद्ध से पहले यहूदी जर्मन समाज में काफी एकीकृत थे। वकील, डॉक्टर, लेखक, कलाकार। लेकिन यह एकीकरण बहुत नाजुक था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा। जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण किया, फ्रांस को ढहाने की कोशिश की और पूर्व में रूस का सामना किया। शुरू में पूरा राष्ट्र उत्साह में था। युद्ध को एक सफाई के रूप में देखा गया, एक परीक्षा के रूप में। और जल्द ही यह उत्साह खून और कीचड़ में बदल गया। वर्दुन सो में ऐसे नरसार जिनकी कोई मिसाल नहीं। लाखों युवा मारे गए, घरों में अकाल पड़ा। आखिरकार 1918 में जर्मनी हार गया, न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि आत्मा में भी। वर्साई की संधि ने जर्मनी को अपमानित किया। उसे क्षतिपूर्ति देनी पड़ी, अपनी सेना घटानी पड़ी और युद्ध अपराध की धारा स्वीकार करनी पड़ी। ये अपमान जर्मन राष्ट्रवाद के जख्म पर नमक बनकर छिड़का। और तब वीमर गणराज्य आया, एक लोकतांत्रिक प्रयोग जो पैदा होते ही अपंग था। अति मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, सड़कों पर मार्क्सवादियों और दक्षिणपंथियों की झड़प। इसी अराजकता में एक छोटे से राजनीतिक दल, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का उदय हुआ। उसके नेता एडोल्फ हिटलर ने एक कहानी बुनी। जर्मनी को धोखा दिया गया था। यहूदियों और मार्क्सवादियों ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा था और केवल एक शुद्ध राष्ट्रवाद, एक जातीय राष्ट्रवाद ही जर्मनी को फिर से महान बना सकता है। स्मिथ बताते हैं कि यह नस्लवादी राष्ट्रवाद पहले से मौजूद परंपराओं का चरम रूप था, न कि कोई विसंगति। 1933 में हिटलर चांसलर बना और उसने राष्ट्र को फोक्सगेमाइनशाफ्ट, जन समुदाय में बदलना शुरू किया। ये एक ऐसा समुदाय था जहां केवल शुद्ध जर्मन खून वालों को जगह थी। यहूदियों, रोमा, समलैंगिकों, विकलांगों, राजनीतिक विरोधियों को धीरे धीरे बाहर निकाला गया। पहले सड़कों से, फिर समाज से, फिर जीवन से ही। 1938 की क्रिस्टल नाथ, टूटे शीशों की रात, ने दिखा दिया कि हिंसा अब राज्य की नीति है। फिर आया द्वितीय विश्व युद्ध और उसके साथ यूरोपीय यहूदी का व्यवस्थित विनाश, होलोकॉस्ट। ऑशविट्स, ट्रेब्लिंका, सोबिबोर, ये नाम सिर्फ स्थान नहीं बल्कि मानव सभ्यता के कालिक पुंज छेद है। 6 मिलियन यहूदी मारे गए और इस सब को जर्मन राष्ट्रवाद के नाम पर अंजाम दिया गया। उस राष्ट्रवाद का चरम कैंसर युक्त रूप। 1945 में युद्ध समाप्त हुआ। जर्मनी खंडहर में था। शहर ढेर, नैतिकता चूर चूर। नूरनबर्ग के मुकदमे चले, पर सच कहें तो जर्मन आत्मा में एक गहरा सन्नाटा छा गया। राष्ट्रवाद अब एक गंदा शब्द बन गया था। देश 4 भागों में बंट गया। अमेरिकी, ब्रिटिश, फ्रेंच और सोवियत क्षेत्र। शीत युद्ध की शुरुआत के साथ ये क्षेत्र 2 जर्मनियों में बदल गए। पश्चिम में लोकतांत्रिक, पूंजीवादी पश्चिम जर्मनी एफआरजी और पूर्व में साम्यवादी, सोवियत नियंत्रित पूर्व जर्मनी जीडीआर। दोनों ने राष्ट्रवाद से अलग रास्ते अपनाए। पश्चिम जर्मनी ने पोस्ट नेशनल पहचान बनाई। वह यूरोपीय एकीकरण, संयुक्त राष्ट्र और कभी फिर नहीं के नैतिक आधार पर खड़ा हुआ। उसने अपने झंडे को भी धीरे धीरे फिर से अपनाया, लेकिन एक विनम्र, आत्म आलोचनात्मक तरीके से। पूर्व जर्मनी ने अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद के नाम पर राष्ट्रवाद का दमन किया, लेकिन उसने भी नाजी अतीत को पूरी तरह नहीं संभाला, बल्कि उसे पूंजीवादी पश्चिम की बुराई बताकर दबा दिया। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी, एक अद्भुत शांतिपूर्ण क्रांति। पूर्वी जर्मन नागरिक लीपसाइग में वीर सिंह दास फोल्क हम लोग हैं के नारे लगाते हुए सड़कों पर उतरे। यह राष्ट्रवाद नहीं था, ये स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा की पुकार थी। 1990 में जर्मनी फिर से एक हो गया, लेकिन एकीकरण के बाद भी स्मिथ बताते हैं जर्मनी ने पुराने राष्ट्रवाद में वापसी नहीं की, बल्कि उसने खुद को यूरोपीय संघ में अधिक गहराई से समेट लिया। यूरो मुद्रा,
शेंगेन क्षेत्र, शरणार्थी नीति। जर्मनी आज यूरोप का इंजन है, लेकिन यह इंजन पुराने लोहा और खून वाले राष्ट्रवाद से नहीं, बल्कि एक संवैधानिक देशभक्ति और मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता से चलता है। स्मिथ की पुस्तक का सबसे शक्तिशाली संदेश यह है कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद अनंत नहीं है, वे एक ऐतिहासिक आविष्कार हैं, एक समय सीमा के भीतर जीवित रहते हैं। जर्मनी का मामला दिखाता है कि एक राष्ट्र अपने राष्ट्रवादी युग से पहले भी था, एक बिखरा हुआ, बहुकेंद्रित, धार्मिक और क्षेत्रीय पहचानों का जाल, और उस युग के बाद भी वह बचा रह सकता है, एक खुले, लोकतांत्रिक, यूरोपीय ढांचे में। राष्ट्रवाद के सबसे काले दौर, दो विश्व युद्ध, प्रलय, नरसंहार ने जर्मनी को सिखाया कि रक्त और मिट्टी के नाम पर किया गया कोई भी उत्सव अंततः तबाही लाता है। लेखक हमें भटकते हुए जर्मन इतिहास के उन कोनों में ले जाते हैं जहां सामान्य लोग रहते थे, किसान, कारीगर, महिलाएं, यहूदी परिवार, सैनिक, शरणार्थी। वह हमें बताते हैं कि 1945 के बाद पूर्वी प्रशिया से लाखों जर्मनों को निकाला गया, एक दर्दनाक पलायन जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। वह बताते हैं कि कैसे 1990 के बाद पूर्वी जर्मनी के लोगों ने पश्चिम की उपेक्षा महसूस की और कैसे वह नाराजगी आज दक्षिणपंथी पॉपुलिज्म को हवा देती है। फिर भी वह आशावाद के कुछ क्षण भी दिखाते हैं। जब 2015 में लाखों सीरियाई शरणार्थी आए, तो जर्मन नागरिकों ने स्टेशनों पर विल्कोमेन स्वागत के नारे लगाए, उसी भूमि पर जहां 80 साल पहले नस्लीय शुद्धता का नारा लगता था। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि जर्मनी आज न तो पूर्व राष्ट्रवादी बिखराव में है, न ही राष्ट्रवादी जुनून में। वह एक उत्तर राष्ट्रवादी राष्ट्र है, जहां झंडा तो है, पर वह उतना ही महत्व रखता है जितना कि फुटबॉल विश्व कप में, जहां देशभक्ति है, पर वह शोरगुल वाली नहीं, बल्कि संविधान, न्यायालयों, स्मरण और आत्म आलोचना की देशभक्ति है। हेलमुट वाल्सर स्मिथ हमें याद दिलाते हैं कि राष्ट्र कोई शाश्वत सत्य नहीं है, वह एक कहानी है जिसे हम लिखते हैं, सुनाते हैं और फिर से लिखते हैं। जर्मनी ने अपनी इस कहानी को त्रासदी, पीड़ा और बुद्धिमत्ता से दोबारा लिखा है, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी विरासत है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।